My dear friends, this is Muhammad Asif, your class teacher for English language. This is Fast Track Grade 8, and we are dealing to English language, and we have with us the topic that is called reading comprehension passage. मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात तो ये है कि सर आज आपको जिस चीज़ को समझाना चाह रहे हैं उस चीज़ का नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। आपको ये पता होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब ये है कि आपको एक अदद मुख्तलिफ सिचुएशन से मुंसलिक एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ को देने के बाद आपको उसी पैराग्राफ से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आपको इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आप इन तमाम क्वेश्चंस को देखते हुए उनके आंसर्स को इस पैराग्राफ में से सर्च करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो जो है ना, इस पैराग्राफ से रेलिवेंट मुख्तलिफ किस्म की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। इसकी मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और फिर डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। दोबारा से सर बता रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और वो पैराग्राफ देने के बाद उसी से रेलेवेंट मुख्तलिफ किस्म के सवालात आपसे पूछे जाएंगे और उन सवालात के जवाब भी उसी पैराग्राफ में मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पे आपसे ये कहा जा रहा है कि सर आसिफ सुबह सवेरे उठते हैं, फिर सर आसिफ स्कूल के लिए रेडी होते हैं, फिर सर आसिफ जो है वो बाइक निकाल के स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल में जो है वो लैपटॉप से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, फिर सर आसिफ जो है वो स्कूल से घर चले जाते हैं, फिर घर जाके सर आसिफ खाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं। अच्छा, अब ये एक पूरा पैराग्राफ सर आसिफ से रेलेवेंट आपको बता दिया गया है और अब आपसे सबसे पहले सवाल किया जाए सर आसिफ कब उठते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब आपके पास जो कहानी लिखी हुई होगी उसी पैराग्राफ के अंदर मौजूद होगा। अब आपको सबसे पहले हम टेक्निक्स की तरफ चलते हैं। टेक्निक्स, सबसे पहली बात तो ये है कि पहला स्टेप है डी कोडिंग। डी कोडिंग का मतलब क्या है कि आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ को आप डिकोड करें, उसे अंडरस्टैंड करें। ये रीडिंग अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड द पैराग्राफ। ओके, डी कोडिंग का मतलब ये है कि अंडरस्टैंड द पैराग्राफ। और अंडरस्टैंड द पैराग्राफ ये कैसे होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि डी कोडिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन रीडिंग प्रोसेस। यानी आपको जो भी कुछ मैटर लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर, आपको उसे अच्छी तरह से समझना है कि वो उसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, उसमें आपको क्या समझाया जा रहा है, उसमें आप जो है वो उसे
क्या आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप इज डिकोडिंग। अच्छा, दूसरे स्टेप में आपसे क्या कह रहे हैं कि डिकोड करने के साथ साथ आपको वोकेबुलरी के ऊपर, वोकेबलरी कहते हैं उसके वर्ड्स और उसके मीनिंग्स, इस वोकेबलरी के हवाले से भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने चाहिए। अब सवाल पैदा ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ के अंदर मुश्किल वोकेबलरीज मौजूद है, मुश्किल वर्ड्स मौजूद है, तो उसके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। यानी हमें ये पता चला कि जब भी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को देख रहे होते हैं तो हमें वोकेबलरी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, यानी हमें वर्ड मीनिंग को भी अपनी आम रूटीन के अंदर याद करने की ज़रूरत है। उस वोकेबलरी की वजह से, उस याद करने की वजह से ये वोकेबलरी हमारे लिए इजी हो जाएगी। ठीक है। जो तीसरी चीज़ है बेटा, वो ये है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये कौन से पैटर्न के ऊपर जो है ना आपको स्टोरी दी जा रही है। आइदर द स्टोरी इज बिलोंगिंग टू प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, किस पे जो है ना ये आपको स्टोरी दी हुई है, इसमें जो है कौन से किस्म के सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया गया है, और हमें उन सेंटेंसेस को देखकर उसके ज़माने के एतबार से हमें पता चल जाएगा कि दिस स्टोरी बिलोंग्स टू प्रेजेंट, दिस स्टोरी बिलोंग्स टू पास्ट, दिस स्टोरी बिलोंग्स टू फ्यूचर। और साथ साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसके आंसर्स को भी हम उसी एतबार से लिखेंगे, जिस तरह की आपके पास स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, जिस तरह का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चंस का, आपको उसी स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए उसके आंसर्स को देना है। अच्छा, इसके बाद बेटा एक और आपके पास चीज है, वो क्या है? रीजनिंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। यानी रीजनिंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज। रीजनिंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब क्या है कि जो भी पैराग्राफ आप देख रहे हैं, उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको हो सकता है उसकी कोई बैकग्राउंड नॉलेज भी हो कि ये पैराग्राफ इस टॉपिक से रेलेवेंट है, ये पैराग्राफ इस स्टोरी की कंटिन्यूएशन के अंदर मौजूद है, ये पैराग्राफ जो है ना वो फला फला किताब से लिया गया था, इस पैराग्राफ को बताने का मकसद या वजह जो है वो ये हो सकती है, और इस पैराग्राफ के अंदर जो सवालात दिए हुए हैं उन सवालात के जवाबात की वजूहात ये हो सकती है। यानी आपको जो है ना उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो आपके पास पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के अंदर उसके बैकग्राउंड नॉलेज और उसमें जो रीजनिंग है उसको भी अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। यानी आपको वो आपकी कमांड होनी चाहिए रीजनिंग के ऊपर और उसकी बैकग्राउंड नॉलेज के ऊपर। अच्छा, इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि वर्किंग मेमोरी एंड अटेंशन इज द लास्ट वन। यानी आपको अटेंशन एंड अटेंशन, यानी आपको जो है वो जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं उस पैराग्राफ से रेलेवेंट चीज़ें जो है ना वो भी अपने दिमाग में रखनी चाहिए, और साथ साथ आपकी तवज्जो भी होनी चाहिए। कहने की बात ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये वाले सवाल को, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, और आप क्वेश्चन नंबर 3 को जैसे ही पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के बाद आपके पास वर्किंग मेमोरी जो है ना आपकी होनी चाहिए, आपकी अटेंशन होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन नंबर 3 से रेलेवेंट मैंने जो बात पढ़ी है वो ये है। यानी आपको दोबारा से इस क्वेश्चन नंबर 3 से रेलेवेंट आंसर जो है उसको देखने के लिए दोबारा से पैराग्राफ के ऊपर नहीं जाना पड़े। आपका दिमाग चल रहा हो कि क्वेश्चन नंबर 3 ये है और इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने पहले से पढ़ा हुआ है।
तो ये तो कुछ टेक्निक्स है, यानी ये ऐसी बातें हैं कि जिन बातों को हम सामने रखकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ उसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है जो आपके पास जो है वो पॉइंट नंबर 6 बन रही है, और वो क्या है, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हुए 1 घंटा लगा दें, 2 घंटे लगा दें। ठीक है, 10 नंबर का सवाल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लेने हैं, लेकिन आप 15 मिनट नहीं ले रहे, आप जो है वो कुछ ज़्यादा ही वक्त ले रहे हैं इस पूरी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि आप जो है बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए जो टाइम फ्रेम है ना, उस टाइम फ्रेम के अंदर रहकर ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे आप टेक्निक्स का नाम दे सकते हैं। अब आप नंबर 2 स्टेप पे क्या है, स्टेप्स टू परफॉर्म, स्टेप्स टू परफॉर्म। अच्छा, स्टेप्स टू परफॉर्म के अंदर पहला स्टेप क्या है कि आपको रीड करना है, रीड द पैराग्राफ at least 4 times with questions as well. अच्छा देखिए, ये जो आप सर अभी इस वक्त बताने जा रहे हैं ना, स्टेप टू परफॉर्म या स्टेप्स टू परफॉर्म, ये स्टेप्स टू परफॉर्म एक ऐसी चीज है कि मुख्तलिफ टीचर्स के मुख्तलिफ इसमें जो है ना वो तरीक़ाकार होता है। बहुत सारे टीचर्स क्या कहते हैं कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, और क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस हवाले से आपसे सवाल किया जा रहा है और इसका टॉपिक क्या हो सकता है। और बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि आप पैराग्राफ को अच्छी तरह से कोई कम से कम 3 4 5 मरतबा पढ़ लें, और पढ़ने के बाद जो है वो आप उसकी क्या कहते हैं बेसिक नॉलेज की तरफ चले जाएंगे, यानी आपको ये पता चल जाएगा कि टॉपिक किस रेलिवेंसी में बात कर रहा है। फिर आपके पास यहाँ पर है कि आप क्या कह रहे हैं कि रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन one by one and try to mark the answers from the paragraph. ओके, अब आपको फिफ्थ टाइम में क्या करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और उसके आंसर को तलाश करने की कोशिश की और उसे पेंसिल से मार्क कर दिया। इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ने के बाद उसके भी आंसर को मार्क कर दिया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी जो आपको आंसर लग रहा है उसे आपने मार्क कर लिया। ओके, अब मार्क करने के बाद जो है ना वो आप क्या कहेंगे, राइट द आंसर, राइट द आंसर in your own words using the sentence structure of question। ठीक है, कि आपको क्या करना है कि आपको उसके आंसर्स लिखने हैं अपने अल्फाजों के अंदर, अपने अल्फाजों के अंदर जो आंसर लिखने हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन को दिमाग में रखना है। यानी ऐसा ना हो कि आपको सवाल फ्यूचर के अंदर पूछा जा रहा है और आप आंसर जो है वो पास्ट में लिख रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप कल क्या करेंगे और आप जवाब दे रहे हैं कि मैं कल तो स्कूल गया था। ओके, सो यू मस्ट कीप द सेंटेंस स्ट्रक्चर in your mind so that
when you write the answer, so it will be appropriate, it will be according to the concerned topic. Okay. और finally the sorry reading comprehension passage is done. तो आपके पास जो है वो इस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज मुकम्मल हो जाएगा। सो बेटा मैं आपको इसको दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आपके पास क्या सीन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सिर्फ आज सर ने आपको आइडिया दिया है। और आइडिया क्या है बेटा कि आपके पास एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से रेलेवेंट कुछ सवालात होंगे और उन सवालात को इसी पैराग्राफ के अंदर से आपको उसके आंसर्स को निकालना है और आंसर्स को निकालने के बाद जो है आप इसके आंसर्स को लिख देंगे। इस चीज़ को, इस काम को करना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करना कहलाता है। ग्रेड 9 के अंदर, ग्रेड 10 के अंदर, ग्रेड 11 यानी फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, बीकॉम पार्ट 1 के अंदर, बीकॉम पार्ट 2 के अंदर और बड़े बड़े आपके पास जो टेस्ट वगैरह आते हैं उसमें ये वाला सवाल मौजूद होता है। इवन कि आप जब बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर आइल्स के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं और आइल्स के एग्ज़ाम के अंदर भी ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ रहा होता है। ओ लेवल्स जो आपके ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस के अंदर भी ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज मौजूद होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर क्लास। और इसके हवाले से सर ने आपको दो तरह से बातें बताई है कि देखें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज उसी सूरत में आएगा जब आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, जब आपको वर्ड मीनिंग याद होंगे और जब आपको वर्ड मीनिंग के ऊपर कमांड होगी। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज उसी वक्त आएगा जब आप उसे पढ़ के अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो चाइनीज जुबान में लिखा हुआ है, तो भले आप उसको ऐ करके पढ़ तो लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो डी कोडिंग या अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। आपको जो है ना लाजमी तौर पर आना चाहिए कि इस पैराग्राफ के अंदर कहा क्या जा रहा है और कहा क्या जा रहा है किसके ऊपर बुनियाद रखता है, वोकेबलरी के ऊपर बुनियाद रखता है कि आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसके ऊपर थोड़ी बहुत आपको कमांड होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ में आपसे कह रहे हैं कि आपकी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, आपकी वर्किंग मेमोरी होनी चाहिए, आपकी अटेंशन होनी चाहिए। ये सारे वो आपके पास टेक्निक्स हैं कि जो आप इस्तेमाल करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को इस्तेमाल सॉल्व करने के लिए। अच्छा, आप इन टेक्निक्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हल करने से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हल करने के लिए जो सबसे पहला काम है वो ये काम है कि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, किताबों को पढ़ना अच्छा होना चाहिए। आप जिस वर्ड को नहीं समझते उसको जो है वो डिक्शनरी से निकाल के उसकी मीनिंग को आपको याद करना चाहिए। आपको इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को सीखना चाहिए। आपको जो है ना रीजनिंग देने की कोशिश करनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, जो है वो क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किधर, किस तरह, इस तरह के आंसर्स को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको इन तमाम चीज़ों के अंदर अपनी तवज्जो को और अपने याददाश्त को जो है ना मजबूत रखना चाहिए। और आपको इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है ना अपनी फ्लुएंसी को, अपनी स्पीड को, ठीक है, उसे भी ज़रा दिमाग में रखना चाहिए। ये सारी वो टेक्निक्स हैं। अच्छा, इसके बाद जब हमारे सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ रहा है ना, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ना है एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, क्वेश्चन के साथ पढ़ लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 को आपने देखा, उसके आंसर को मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा, उसके आंसर को मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा, आपके आंसर को मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा, आपने आप आंसर को मार्क किया। और आपने इसके साथ जो है ना एक एक्सेप्शन भी बता देता हूँ नोट करके। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि समटाइम्स
The answers to the question is hidden. So we have to write it according to our own comprehension. कभी कभी ऐसा होता है कि हम सवाल को तो देख रहे होते हैं लेकिन उसका आंसर जो है ना वो आपके पास नहीं लिखा हुआ होता। ठीक है, उसका आंसर हमें पता नहीं होता, वो उस पैराग्राफ में नहीं होता। तो हमें फिर अपनी तरफ से उसके आंसर को लिखना होता है। यानी आप यूँ समझे कि लिखा हुआ तो है आंसर उस पैराग्राफ के अंदर, लेकिन वो ऐसे घुमा के बता रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा। हम्म या उसकी आधे जवाब पहली लाइन में है तो आधा जवाब पांचवी लाइन में है तो कुछ हिस्सा जवाब का तीसरी लाइन में है, तोड़ मरोड़ के वहां पे आंसर लिखे हुए हैं। तो आपको करना क्या है, फिर आपको उन तमाम चीज़ों को एक साथ समेट के अपनी तरफ से उसे आंसर लिखना होगा। और ये 34 नंबर पे मैंने बता दिया है कि जो भी आप आंसर लिखेंगे कोशिश करेंगे कि उसके अंदर आप अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करें। जब अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी और आप जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का सामने ख्याल रखते हुए उसको सॉल्व करेंगे। और फाइनली आपका जो है ये पैराग्राफ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है वो सॉल्व हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वक्त जो है वो एक भी स्टूडेंट फास्ट ट्रैक ग्रेड 8 के अंदर मौजूद नहीं है। तो बस यहाँ तक रखते हैं टेक्निक्स तक, फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।